हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। अक्सर एग्जाम में हमको पीएम मोदी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे उनको दिए गए कंट्री ऑनर ले लो, उनके द्वारा शुरू की गई योजना या फिर उनके द्वारा लॉन्च की गई बुक से संबंधित लगातार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में उनसे संबंधित हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। लगभग 25 मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन के आसपास की इन्फॉर्मेशन कवर हो जाएगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ सेक्शन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप करंट अफेयर का हमारा ओएसएस पैकेज एनरोल कर सकते हैं। इस पैकेज में आपको करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। जितने भी लेटेस्ट वीडियो होते हैं करंट अफेयर से संबंधित, उनकी पीडीएफ भी आपको इसी पैकेज में मिल जाती है। अगर आप इस पैकेज को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित सोनमर्ग सुरंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनमर्ग सुरंग, जिसे जेड मोड़ सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया। सोनमर्ग सुरंग की बात करें, जिसे पहले जेड मोड़ सुरंग के नाम से जाना जाता था, उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर के गंदेरबल जिले में गगनगेर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क सुरंग है। इसका नाम सड़क के जेड आकार के खंड के नाम पर रखा गया है। इसे जेड मोड़ सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इस सुरंग की बात करें तो यह सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर स्थित है। इस सुरंग का उद्देश्य क्या है? सर्दियों के दौरान सुरक्षित और साल भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। सुरंग की लंबाई ध्यान रखिएगा 6.4 किलोमीटर है। इस सुरंग के बनने से पहले पिछली जिगजैग सड़क पर घंटों की तुलना में 6.5 किलोमीटर लंबी ये जो सुरंग है, इसकी यात्रा करने में केवल अब 15 मिनट लगते हैं। ये सुरंग सोनमर्ग पर्यटन शहर को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं, ABCD, C ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो फ्रेंड्स, 18वीं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट हमको 2024 में देखने को मिले। एनडीए गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना, जिसके बाद 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 26 मई 2014 को शपथ ली थी। भारत के 14वें प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा देखिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, इसीलिए इन्हें 14वां प्रधानमंत्री माना जाता है। गुलजारी लाल नंदा को हम एज अ प्राइम मिनिस्टर काउंट नहीं कर रहे हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे वो। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान हाईएस्ट नेशनल ऑनर डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के ऑनर से रिलेटेड हमको अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट हम अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री को अलग अलग देशों से प्राप्त हैं। 2016 से लेकर 2024 के बीच में कई अवार्ड प्रधानमंत्री को दिए गए। हम देखिए 2023 और 24 के लेटेस्ट अवार्ड जो हैं वो डिस्कस करते हैं। 2023 में देखिए फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से इन्हें सम्मानित किया गया था। 2023 में पलाऊ के सर्वोच्च सम्मान इकबाल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। पापुआ न्यू गिनी के द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। एंड ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से इन्हें 2023 में सम्मानित किया गया। तो ये 2023 के अलग अलग देशों से प्राप्त सर्वोच्च सम्मानों को हमने डिस्कस किया। यहाँ पर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? मिस्र का। तो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए दिमाग में रखना है। अब 2024 के लेटेस्ट अवार्ड की बात करें हम, तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया गया। नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। गुयाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना से सम्मानित किया गया। बारबाडोस के ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। और लेटेस्ट अभी कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से इन्हें सम्मानित किया गया है। कुवैत वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट में दिया गया, इसलिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए 2023 और 2024 के हमने अवार्ड को डिस्कस किया है।
अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान है ये। देशों का नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं और ये अवार्ड किसे दिया गया ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछ रहे हैं डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहाँ पर आप राष्ट्रपति से रिलेटेड भी जो सर्वोच्च सम्मान है अलग अलग देशों से प्राप्त उनको भी दिमाग में रखिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डोमिनिका की यहाँ पर बात करें तो एक छोटा सा द्वीप देश है जो कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित है। ऑफिशियली डोमिनिका का राष्ट्रमंडल इसे कहा जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका। हाल ही में डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना की शुरुआत की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत करी है। बीमा सखी योजना भारत की जीवन बीमा निगम LIC की पहल है। इस योजना के तहत 10वीं पास महिलाओं को बीमा क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाएं LIC बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकेगी। इसी बात की ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ताकि उन्हें आर्थिक इकोनॉमिकली हेल्प मिल सके। इस योजना के माध्यम से 10वीं पास और 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक मदद के रूप में इस योजना के माध्यम से पहले साल 7,000 रुपये प्रति माह, दूसरे साल 6,000 रुपये प्रति माह और तीसरे साल 5,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता इन्हें दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है योजना का? महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, वित्तीय सहायता उन्हें देना और 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। तो कहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत करी है? पानीपत, हरियाणा से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये नालंदा राजगीर में स्थित हैं। इसकी स्थापना किसने करी थी? गुप्त वंश के दौरान कुमार गुप्त ने करी थी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। 1193 ईस्वी में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया था। यूनेस्को ने 15 जुलाई 2016 को नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक अवशेष को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया था। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुक 100 मोदी मंत्र अ डिकेड ऑफ इंडियाज अपराइजिंग शंकर लालवानी द्वारा लिखी गई। ये कहां से लोकसभा के सांसद हैं? तो बुक 100 मोदी मंत्र अ डिकेड ऑफ इंडियाज अपराइजिंग का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इंदौर के देखिए सांसद हैं शंकर लालवानी, इन्होंने इस बुक को लिखा है। इस बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से लेकर 2024 तक के कार्यकाल के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है, कैसे इस कार्यकाल के दौरान भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल करी हैं। बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुए प्रोजेक्ट्स एवं स्कीम की इन्होंने इस बुक के अंदर बात करी है। तो यहाँ पर इंदौर से सांसद है शंकर लालवानी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत जो बांध बना है दोधन बांध, उसका शिलान्यास किया है। ये बांध केन नदी पर मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर बनाया गया है। इस परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां केन और बेतवा को लिंक किया जाएगा। इस परियोजना की बात करें तो इसे दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई थी। केन बेतवा लिंक परियोजना साल 2005 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व भारत सरकार के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जल बंटवारे और कुछ अन्य मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण ये परियोजना प्रारंभ नहीं हो सकी थी। हाल ही में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो कि देश की पहली नदी जोड़ो योजना है जिसे नहर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना की लागत लगभग 44,000 करोड़ के आसपास है। 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% खर्च जो है वो राज्यों का होगा। 130 मेगावाट के आसपास विद्युत उत्पादन का लक्ष्य भी है इसमें। तो किन 2 राज्यों से संबंधित है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2024 में ही मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के मध्य में चंबल, काली सिंध और पार्वती लिंक परियोजना की शुरुआत भी की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नवंबर 2024 में नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? किसने करा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। पहले बोडोलैंड महोत्सव का विषय थीम क्या थी? समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव, पीस एंड हार्मनी फॉर अ प्रॉस्पेरस इंडिया।
बोडोलैंड की हम बात कर रहे हैं तो असम राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, जिसे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के नाम से भी जाना जाता है। बोडोलैंड क्षेत्र मुख्य रूप से बोडो आदिवासी समुदाय का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में बोडो लोग निवास करते हैं जो कि असम के प्रमुख आदिवासी समूह हैं। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ए आंसर। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ किया? तो 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अलग अलग राज्यों में जनजाति से संबंधित योजनाओं और जनजाति को समर्पित संग्रहालय की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में 2 जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ भी किया, एक छिंदवाड़ा में और दूसरा जबलपुर में। बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय छिंदवाड़ा में उसका उद्घाटन किया और दूसरा राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का जबलपुर में उद्घाटन किया। दोनों संग्रहालय मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्रामियों को समर्पित हैं। दोनों संग्रहालय में मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्रामियों की कहानियों और उनके द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलनों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की बात हो रही है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, छिंदवाड़ा में। 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है? तो 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में बिहार के दूसरे और देश के 23वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है। बिहार में जो पहला एम्स है वो कहाँ पर है? पटना में है। एम्स दरभंगा की बात करें तो इसका निर्माण के लिए कुल लागत होगी 1264 करोड़। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 12,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का भी वहां पर शुभारंभ किया, जिसमें दरभंगा बाईपास स्टेशन, झंझारपुर से लोकहार रेल लिंक परियोजना भी शामिल है। यहाँ पर दरभंगा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 RGS लेना है, तो 100 RGS में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 19th G20 समिट का आयोजन 2024 में ब्राजील में किया गया। भारत की ओर से G20 समिट में किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 18 से 19 नवंबर के बीच में ब्राजील रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 समिट का आयोजन किया गया। इस बार 2024 में G20 समिट की थीम क्या थी? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। 19वें G20 समिट में 19 मेंबर कंट्री, अफ्रीकी यूनियन और यूरोपीय यूनियन ने पार्टिसिपेट किया। ये ध्यान रखिएगा कि 19वें G20 समिट का आयोजन कहां पर किया गया था? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवंबर 2024 में किस देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया? तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर की बात करें तो ये नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है
17 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने यह सम्मान उन्हें प्रदान किया। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे विदेशी हैं। पहले कौन थे? महारानी एलिजाबेथ थी। 1969 में इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को यह सम्मान भारत और नाइजीरिया देश के मध्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। ये तो सभी को पता है कि इस अवार्ड से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, बट ये अवार्ड जो है किस देश से संबंधित है? तो नाइजीरिया से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र देश को समर्पित किया। बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र देश को समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसका एक हिस्सा है। बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र 7,855 एकड़ में फैला हुआ है और इसे 6,000 करोड़ के आसपास की लागत से 3 चरणों में विकसित किया गया है। बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र के अगर हम अलग अलग फायदों को डिस्कस करें तो पहला इसका है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। बिटकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। ये क्षेत्र जो है हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट से एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे कि व्यवसायों को अपने उत्पाद तेजी से परिवहन करने में मदद मिलती है। मान लो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, यदि बिटकिन में अपना वो कारखाना लगाती है तो वह अपने उत्पाद जो भी होगी, कारें हो गई, ऑटो पार्ट्स हो गए, वो जल्दी और सस्ते में मुंबई पोर्ट तक पहुंचा सकती हैं। इससे एक्सपोर्ट में तेजी और लागत में कमी आएगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी हमको देखने को मिलती है। बिटकिन में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि चौड़ी सड़कें हैं, औद्योगिक पानी और बिजली की आपूर्ति और सस्ते दर पर जमीन भी अवेलेबल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र में अलग अलग उद्योगों के आने से स्थानीय निवासों को वहां पर रोजगार के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। तो सितंबर में बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र देश को प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पित किया। बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की? तो 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत करी है। इस योजना का नामकरण बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा पृथ्वी पिता के नाम से जाना जाता है, उनके सम्मान में किया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भारत के 30 राज्यों के 6500 आदिवासी बहुल गांवों में चलाया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? केंद्र सरकार के 17 मंत्रालयों और विभागों डिपार्टमेंट्स द्वारा भारत के आदिवासी क्षेत्र का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, आजीविका, इन सब में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट करना। तो कहां से इसकी शुरुआत की गई? हजारीबाग, झारखंड से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। कहां पर? वाशिम जिले में। इस म्यूजियम में बात करें तो 13 गैलरीज हैं, जिसमें बंजारा समुदाय के इतिहास मतलब हिस्ट्री और कल्चर को दिखाया गया है। बंजारा की बात करें तो एक घुमतू समुदाय है जो परंपरागत रूप से व्यापार और परिवहन के काम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है? तो अक्टूबर मंथ में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में 7,600 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया। इसे टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ मिलकर बनाया गया है। इस इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसे स्टूडेंट्स और वर्कर्स को तैयार करना, प्रिपेयर करना जो सीधे इंडस्ट्री में काम करने के लिए सक्षम हो। कहां पर उद्घाटन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 2024 में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से पीएम मोदी ने भाग लिया। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 22 से 23 अक्टूबर के बीच में रूस के कजान में इसका आयोजन किया गया। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 2024 में रूस की अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया। 2023 में साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में आयोजित किया गया था। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से भाग लिया था। ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। इसके फाउंडर देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था और वर्तमान में कई देश इसमें अभी शामिल हुए हैं।
वर्तमान में कितने देश शामिल है इसमें? 10 देश शामिल हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो रूस के कजान में, बी आंसर। नेक्स्ट जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है वो ब्राजील में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत करी है? तो एम्स ऋषिकेश से प्रधानमंत्री ने देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत करी है। एयर एम्बुलेंस सेवा से उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र से अति गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एम्स ऋषिकेश तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सकेगा और बिना समय गंवाए मरीज की जान भी बचाई जा सकेगी। एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी योजना के अंतर्गत संचालित होगी और पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। कहां से शुरुआत करी गई है देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की? एम्स ऋषिकेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है? तो पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी गई पश्चिमी विदर्भ के अमरावती जिले में। कहां पर? अमरावती जिले में। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क 1000 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। पीएम मित्र योजना की हमने बात करी यहाँ पर, तो भारत में टेक्सटाइल पार्क के डेवलपमेंट से संबंधित हैं। पीएम मित्र का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। 2021 अक्टूबर में इसको मंजूरी दी गई थी। ये योजना प्रधानमंत्री के 5F विजन से इंस्पायर्ड है। 5F का मतलब है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू एक्सोटिक। इससे रिलेटेड एग्जाम में लेटेस्ट अभी क्वेश्चन बन गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अमरावती बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसने भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को संबोधित किया? तो सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को संबोधित किया। इस समिट का आयोजन कहां पर किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसकी थीम थी मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर अ बेटर टुमारो। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात कही। इस शिखर सम्मेलन में भविष्य के लिए समझौता और 2 दस्तावेज पारित हुए, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और भविष्य की पीढ़ियों पर घोषणा। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंप्यूटिंग सिस्टम्स अर्का और अरुणिका का उद्घाटन किया। दोनों कंप्यूटिंग सिस्टम का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री ने मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग और नेचुरल इवेंट्स के पूर्वानुमान फोरकास्टिंग की सटीकता एक्यूरेसी में सुधार के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम अर्का और अरुणिका का उद्घाटन किया। तो वेदर फोरकास्टिंग, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से शहर में 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक का उद्घाटन किया? तो 21 जुलाई को नई दिल्ली में भारत मंडपम में 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक का उद्घाटन किया था। ये पहली बार है जब विश्व विरासत समिति की बैठक का आयोजन भारत में किया गया। विश्व धरोहर समिति की बैठक की बात करें तो 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती हैं। इसमें कन्वेंशन के 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस बैठक में नई विरासत स्थल को शामिल करने पर चर्चा होती है। धरोहर स्थलों के संरक्षण के संबंध पर चर्चा भी की जाती है। तो नई दिल्ली यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंकुला टनल का वर्चुअली शुभारंभ किया। शिंकुला टनल किन 2 राज्यों को जोड़ेगी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली शिंकुला टनल का वर्चुअली शुभारंभ किया। दुनिया की सबसे ऊंची टनल है ये, 3.5 साल में बनकर तैयार होगी। 4.2 किलोमीटर लंबी ये सुरंग होगी। बीआरओ जो है वो इसका निर्माण करेगा। मनाली से लेह की दूरी जो होगी इस टनल के माध्यम से 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस सुरंग की लागत की बात करें, ये सुरंग लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ध्यान रखिएगा 4.2 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है। सी आंसर। आखिरी क्वेश्चन है, अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी? किस राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पालघर जिले में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। 76,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा। वधावन बंदरगाह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है और पहला अपतटीय बंदरगाह भी होगा। ये बंदरगाह मुख्य भूमि से दूर समुद्र में स्थित होगा। इसे समुद्र के बीच में ही इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि बड़े जहाज और तेल के टैंकर सीधे वहां पर आकर लोडिंग और अनलोडिंग कर सके। तो वधावन बंदरगाह बहुत ही खास है। तो ये परियोजना की आधारशिला रखी गई महाराष्ट्र में। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इस वीडियो में कवर करी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।